में चंपत राय जी का जो इस्तीफा है संघ समाज को स्वीकार नहीं है। हम संत ये मांग कर रहे हैं कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। उन्होंने कहा जो चंपत राय जी बोलेंगे वही होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने भी हाथ उठा दिया। नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं। मैं हूं नगमा। अयोध्या चढ़ावा चोरी विवाद पर हर रोज नए खुलासे और दावे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूर्व आईएएस एस लक्ष्मी नारायण ने चंपत राय पर मंदिर में मनमानी करने के साथ साथ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एस लक्ष्मी नारायण का दावा है कि उन्होंने राम मंदिर में सोने से मढ़ी रामचरितमानस भेंट की थी, जिसकी पूजा होती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे मंदिर से हटा दिया गया। एनडीटीवी इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व गृह सचिव ने और क्या क्या खुलासे किए हैं, देखिए ये पूरा इंटरव्यू। एनडीटीवी से बोले पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण। चंपत राय ने कहा, मंदिर में जो मैं चाहूंगा वही होगा। चंपत राय में बहुत घमंड आ गया था। पूर्व आईएएस चंपत राय ने 9 घंटे तक इंतजार कराया, ये कहा पूर्व आईएएस ने। हाथ जोड़कर चंपत राय से अपील की थी। शिकायत पर बोले कि परेशान मत करो, मैंने सोने से मढ़ी रामचरितमानस भेंट की थी। सोने से मढ़ी रामचरितमानस की पूजा होती थी। कुछ महीनों बाद उसे वहां से हटा दिया गया। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एस लक्ष्मी नारायण, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव। आपने सबको ये जानकारी है कि आपने अपनी पूरी जमा संपत्ति राम मंदिर को दान की थी, और अब जब यहां पर इतने बड़े चंदा जितना दान किया गया उस घोटाले की खबर आई है, उसके बाद आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको ये शक और दुख है कि जो आपने जो दान किया उसके साथ भी कुछ गड़बड़ हुई होगी? देखिए, मैंने तो ये दान इसलिए किया था क्योंकि मेरे पूरे परिवार और मेरे ससुराल सब राम भक्त हैं। जब ये मूवमेंट चालू हुआ था, जो पहली ब्रिक कन्याकुमारी से लोड हुई थी, वो मेरे ससुराल त्रिवेंद्रम से लोड हुई थी, फिर कन्याकुमारी गई, फिर वहाँ से चालू हुई। और मेरे माँ भी, मैं इकलौता बेटा हूँ उनका, वो 18 साल अपंग रही और राम 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 लिखती रही। तो उसके जो जेवरात थे, बिकॉज शी वॉज अ विडो, उसको सब मेल्ट करा के, क्योंकि मैं सचिव केंद्र शासन में रहने के बाद कई कंपनियों में चेयरमैन और डायरेक्टर रहा जी, तो मैंने उधर से भी जो सिटिंग फीस और कई प्रकार के प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है, पूरी पूंजी और मेरे मदर के सब जो जेवरात हैं उसको भी मेल्ट करा के मैंने इसको बनवाया था वुमडी ज्वेलर्स से, जिन्होंने ये सेंगोल पार्लियामेंट के लिए बनाई थी, क्योंकि वो बड़े रेप्यूटेड ज्वेलर्स हैं साउथ के। तो मैंने बड़े भक्ति के साथ मैं और मेरे धर्मपत्नी गए और 8 अप्रैल को हमने उसको जमा कराया 2024 में, और 4-5 महीने तो वो उसकी पूजा भी होती रही। और सैंक्टम सैंक्टोरम की एंट्री पॉइंट में जहाँ गणेश जी की एक तरफ है, एक तरफ हनुमान जी हैं, गणेश जी के नीचे रखी गई जी जी, और उसका रोज आरती और पूजा होता रहा। मगर सडनली, और क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त हैं वहाँ के एसएसपी वगैरह, तो मैंने वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी उनसे कह के लगवाई थी, जो वहीं तैनात था। वो रोज़ मेरे को फ़ोटो भेजता था कि इसकी पूजा हो रही है। फिर सडनली ये सब बंद हो गई, तो उससे मैंने पूछा तो उसने कहा, साहब पता नहीं, ये तो सब अंदर कहीं रख दिया गया है, अब आपका वहाँ नहीं है और कहीं भी नहीं है। तो तब भी उसके बाद मैं चंपत राय जी के पास गया, मैंने बड़े हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन की कि सर अभी तक पूजा चल रही थी तो उसको वहीं रखवा दीजिए। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि ऐसे कई हमारे पास दान आ रहे हैं, हम सबको वहाँ डिस्प्ले में रख नहीं सकते। तो हमने उनसे निवेदन किया कि सर पहले तो आपने मेरे को आश्वस्त किया था कि मैं 15 इंच दूरी में वहीं सैंक्टम सैंक्टोरम में रखवाऊंगा। फिर आपने कहा कि वो ठीक नहीं होगा, मैं बाहर रखवा दूंगा, रोज पूजा होगी। जी जी, तो हमने कर भी दिया। अब आपने पता नहीं कहाँ रख दिया, ये तो साहब ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा। लक्ष्मी नारायण जी, एक बात और आपसे जानना चाहती हूँ।
एक बात और कि जब आपने चंपत राय से आपने मुलाकात की तो चंपत राय जी का आपके साथ बर्ताव कैसा था? क्या वो आपको फौरन मिले या आपको बहुत इंतजार करना पड़ा? क्या आपसे वो विनम्रता से मिले? आपने इतना बड़ा दान दिया था वहां पे। पहले दफ़ा जब हमारे मन में ये आई कि दान करना चाहिए, तो मैं जब मिलने गया तो बड़े प्रेम से मिले और बड़े विनम्र मेरे को दिखे और अच्छी तरह बात भी किया। फिर उसके बाद जब मैं इसको रखवाने गया तब तक राम मंदिर का इनाग्रेशन हो चुका था और करोड़ों लोग आने जाने लग पड़े थे। और मैंने जब उनसे निवेदन किया, और पुलिस को निवेदन किया कि मैं रामनवमी के दिन रखना चाहूँगा, वो पहले रामनवमी थी आफ्टर प्राण प्रतिष्ठा, उन्होंने कहा रामनवमी के दिन तो लाखों की भीड़ आ जाएगी, प्रथमाई के दिन रखवा दीजिए। तो मैं 3 दिन पहले गया और उधर मैंने बड़े हाथ जोड़ से उनसे बात करने के लिए निवेदन की कि सर मैं कहाँ रखवाऊँ। तब उन्होंने मेरे को 9 घंटे इंतज़ार करवाए और उनकी वार्ता जिस प्रकार होनी चाहिए थी ऐसा मेरे को लिखा नहीं। मैंने किसी को शिकायत भी नहीं किया क्योंकि उनके पास कई कर्मचारी और लोग होते हुए भी एक ने भी मेरे को मदद नहीं किया, क्योंकि मैं अभी 80 साल का हूँ, उस टाइम मैं 78 साल का था, कि 1.25 कुंटल की जो गोल्ड प्लेटेड रामचरितमानस मैं भक्ति के साथ रखना चाहता हूँ, तो उसको चढ़वाने के लिए भी कोई ऑफ़र नहीं थी। मगर क्योंकि मेरे अच्छे रिश्ते थे वहाँ के पुलिस अफसरों से, वहाँ के राजकिरण एसएसपी साहब ने पूरी अपने जवानों की ड्यूटी लगाई, बेल्ट वगैरह सब उतरवा के और जूता उतरवा के उन लोगों ने कैरी करके और रात ही रात असेंबल होके और प्रथम दिन वो डिस्प्ले में रखा गया और उसकी पूजा भी हुई जी। पर उसके बाद जब ये 4-5 महीने बाद उन्होंने अंदर रखवा दिया था, तो मिलने गया तो उनकी रवैया ठीक नहीं रही। उन्होंने फिर मेरे को 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद बोला कि कई लोगों के मेरे पास दान आ रहे हैं, केवल आपकी दान नहीं है, करोड़ों की दान आती है। और मैंने कहा सर आप ही ने तो वादा किया था इसकी मैं पूजा करवाऊंगा, आप ही ने मैंने को एक दफ़ा तो आपने बदल दिया, अंदर नहीं रखवाएंगे, वो तो मेरे को समझ में आ रही है, फिर आप क्यों इसको रखवा रहे हैं? कह रहे थे वो गार्ड रूम में है, मैं देख लूँगा क्या करना है। उसके बाद फिर मैं मिलने गया, तब उन्होंने कहा बार बार लोगों से मेरे को फ़ोन वगैरह मत कराइए, जो मेरी इच्छा है वही होगा। उसके बाद मैंने उनको मिलने तो बंद कर दिया। फिर मैंने, क्योंकि मेरे मन में बहुत दुख हो रहा था कि भाई ये अंदर गार्ड रूम में रखने के लिए तो मैंने दी नहीं थी, तो फिर मैंने कुछ लोगों को के माध्यम से मैं आरएसएस के चीफ महोदय से मिला था हैदराबाद जाकर। वो एक सम्मेलन में थे, उन्होंने बड़ी कृपा करके मेरी बड़ी ध्यान से सुनी और उन्होंने कहा कि मैं उसको रखवा दूंगा, आप फिक्र मत करिए, और आपने बड़ा अच्छा काम किया है सनातन धर्म के लिए, और आई विल डू माई बेस्ट। उसके बाद साहब मेरे को पता चला, जिन लोगों ने मेरे को उनसे परिचय कराई वो भी आरएसएस के ही लोग हैं, जूनियर लोग हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने शायद 3-4 दफ़ा उनके पीएस के माध्यम से बोलने के बाद भी कुछ हुआ नहीं आगे। उसके बाद मैंने अप्रोच किया जो एडवाइजर टू सीएम है, वो चीफ सेक्रेटरी। एक सेकंड, आपको मैं 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। आप जो कह रहे हैं कि आपने बड़े बड़े अफसर से बात की, तब भी चंपत राय जी ने कहा कि आप किसी से फोन मत करवाइए, जो मेरी मर्जी है वही होगा। फिर आप आरएसएस चीफ से भी मिले और बावजूद इसके आपका काम नहीं बन पा रहा था, तो आप क्या कह रहे हैं कि चंपत राय जी किसी की बात नहीं सुन रहे थे और उनकी ही मर्जी वहां पर लगातार चल रही थी? 100% उन्हीं की चल रही थी, क्योंकि उनके जो डिप्टी हैं कोई गोपाल करके, वो क्योंकि दक्षिण भारत के हैं, बल्कि मैं मध्य प्रदेश काडर का अफसर हूँ, बड़ा अच्छा हिंदी बोल भी लेता हूँ, और मेरे जन्म दिल्ली में हुई, तब भी मैंने सुना शायद दक्षिण भारत के हैं, तो मैंने उनसे भी निवेदन किया और उन्हीं की मातृभाषा में तमिल में भी निवेदन किया, कन्नड़ा में भी निवेदन किया, सर आप मदद करिए। उन्होंने कहा जो चंपत राय जी बोलेंगे वही होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने भी हाथ उठा दिया। तो उसके बाद साहब मैंने अवस्थी साहब से अप्रोच की, जो एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर थे, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, क्योंकि मैं भी आईएएस का ही हूँ, तो वो लोग तो मेरे कॉल में आ भी जाते थे, अच्छी तरह बात भी करते थे। उन्होंने मेरे को ये एडवाइस दिया, लक्ष्मण नारायण जी आप क्यों इस प्रकार परेशान हो रहे हैं, ये मान के चलिए आपने दान दे दिया, दान देने के बाद उसके बारे में मत सोचिए, जो उनको करना वो लोग करेंगे।
जी जी। उसके बाद मैंने होप ही छोड़ दिया था। फिर जब ये मैंने पेपरों में पढ़ा जून के महीने में इसी कि भाई ये सब हो रहा है और कई वहाँ कुछ कैश भी मिसिंग हो रही है और जेवरात भी मिसिंग हो रही है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी को और एसआईटी के टीम मेंबर्स को चिट्ठी लिखी थी कि साहब इस प्रकार मैंने रखवाया था और उसको फिर कई महीनों के बाद मेरे को फिर पता भी नहीं लगा कहाँ है करके। मेरे आपसे हाथ जोड़ से निवेदन है कि जब आप ऑडिट वगैरह करवा रहे हैं इसके बारे में पता करिए और बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मैं चाहता था कि पब्लिक जो अपने डिवोशन के साथ भगवान राम को नमस्कार करने आ रहे हैं वो अपनी भक्ति रामचरितमानस के प्रति भी दिखाएं और वहीं रेस्टोर हो जाए। तो मेरे को मुख्यमंत्री कार्यालय से तुरंत जवाब मिल गई कि आपके पत्र मिल चुका है, हम इसमें आवश्यक तो अब कार्रवाई आपको करेंगे, क्या जानकारी और मिली कार्रवाई है? करेंगे। अब आपको क्या जानकारी मिली? क्या आपकी जानकारी है कि जो दान अभी आपने तक कोई दिया वो उसके वहां बाद पहुंचा? उसके बाद तो मेरे पास ऑफिशियल जानकारी कुछ नहीं आई है। ये मैं रोज पेपर में पढ़ रहा हूँ कि कई जेवरात कर्नाटका गई और ये सब तो हियर से है। मैं सब पेपरों में और टीवी में जो देखता हूँ और सोशल मीडिया में देखता हूँ वही देख रहा हूँ। मेरे को ऑफिशियली कोई जवाब नहीं आई, एक्सेप्ट ये 2 लाइन की जवाब आई है मुख्यमंत्री कार्यालय से, आपके पत्र प्राप्त हुआ, हम आपको आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सूचित करेंगे। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चला, आपने इतना बड़ा वहां पर दान दिया, आपने पूरी संपत्ति लगाई, दान दिया, और उसके बाद भी जो बर्ताव आपके साथ हुआ और एक चढ़ावे के लिए भी आपके साथ जिस अभिमान के साथ पेश आए चंपत राय जी, तो आपके मन में अब ये शंका है कि इतने बड़े यहाँ पर दान में जो घोटाला हुआ है शायद वही हुआ होगा जो आपने चढ़ावा दिया उसके साथ भी? वो तो खैर मेरी चढ़ावा तो 1.25 क्विंटल की है और उनको उसमें से गोल्ड भी किसी को निकालना होगा तो उसको मेल्ट वेल्ट करने में काफ़ी दिक्कतें हैं। मगर मुझे इस बात का ज़रूर दुख है कि उसको उन्होंने कहीं पटक के रखा हुआ है, कहीं जिस जगह में रखना था रखा नहीं, और जहाँ क्या फाइनेंशियल घोटाला हुआ है ये तो मैं सबके जैसे सब नागरिकों के जैसे पेपर में, टीवी में और सोशल मीडिया में ही पढ़ रहा हूँ। इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मैंने जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और एसआईटी टीम को और चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया है कि इस बात की भी जांच की जाए कि इसका जो क्या हुआ, क्योंकि आज तक मेरे पास कोई रसीद प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जो ये पूरा प्रकरण सामने आया है इस घोटाले का, तो आप ये कहेंगे कि ये यहाँ पे गड़बड़ काफी समय से चल रही थी, ऐसा लग रहा था, जो आपका वहां पर एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मेरे को घोटाला है गड़बड़ के बारे में नहीं मालूम। इतना जरूर मालूम है कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई और चंदावा बढ़ती गई तो हमारे चंपत राय जी के व्यवहार में मैंने बहुत कुछ देखा। पहले बहुत सरल और अच्छी तरह बात की थी जब मैंने लिखने की मेरी इरादा बताई, उसके बाद इन अ ग्राफ उनकी एरोगेंस बढ़ती गई। फिर जब उन्होंने मेरे को बोला चरम सीमा तक पहुंच चुकी, जब उन्होंने मेरे को इतना इंतजार करने के बाद बोला कि मैं वो कभी जवाब तो देते नहीं, मैंने 50-60 व्हाट्सएप किए होंगे उसके भी जवाब देते नहीं, एक्नॉलेज करते नहीं, तो मैंने कहा आप चरम सीमा में पहुंच चुके हैं, वो बड़े पावरफुल है, मैं क्या कर सकूंगा, मैं तो रिटायर्ड अफसर हूँ। मैं चुप बैठ गया था और रोज सुंदरकांड का पाठ कर रहा था कि भगवान हनुमान जी जब आपकी इच्छा होगी आप रखवा देंगे जहाँ रखवाना है। जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद आप। मगर मेरे को इस बात की खुशी है कि उसी उत्तर प्रदेश सरकार के एक कृष्ण जन्मभूमि है, उधर भी मैंने एक गोल्डन श्रीमद् भागवतम इसी प्रकार रखवाया था जिसकी रोज पूजा हो रही है। उसके सचिव कपिल शर्मा जी ने मुझे बड़े धूमधाम से उसको रखवाया, सब लोगों को बुलाकर रखवाया और उसकी पूजा रोज आज भी चल रही है। और 1.5 महीने पहले महामहिम राष्ट्रपति जी भी उधर जाकर कृष्ण जन्मभूमि में उसकी पूजा करके आई। और मैं चाहता भी था कि रामचरितमानस की भी इसी प्रकार पूजा हो। मैं अपना नाम कहीं नहीं चाहता हूँ, लाइक एनी डोनर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पब्लिसिटी, बट अब क्योंकि मैं हताश हो चुका हूँ जहाँ तक रामचरितमानस की मामला है, इसलिए जब टीवी लोगों ने मेरे को अप्रोच किया, आपने अप्रोच किया, मैं बोल रहा हूँ। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मी नारायण जी इस पूरी बात को साझा करने के लिए। बहुत सारे लोग इससे बहुत आहत हैं, बहुत लोगों की कमाई जो है उसमें उन्होंने दान में चढ़ाई और उसके बाद अभी उन्हें जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है उनके इस दान के साथ। धन्यवाद आपका।
तो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव हमसे बात कर रहे थे। एक्सक्लूसिव बातचीत आपने देखी जिसमें वो ये बता रहे हैं कि चंपत राय का व्यवहार किस तरह से बदलता गया दिनों दिन और किसी से भी कुछ भी कहलवाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, हो वही रहा था जो चंपत राय चाहते थे। तो दान चोरी को लेकर देश भर के संतों में आक्रोश है। इसे लेकर संत राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बारे में अलग अलग बयान वो दे रहे हैं। कुछ संतों का कहना है कि दान चोरी के लिए चंपत राय को जिम्मेदार ठहराना गलत है। कुछ का कहना है कि ट्रस्ट में बदलाव होना चाहिए। एसआईटी की जांच जो आएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हम संत ये मांग कर रहे हैं कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। क्योंकि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को शुरू से लेकर के आज तक निर्माण कार्य तक और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं इसके लिए गोविंद देवगिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो सारी मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। चोरी हुई है, देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। ये जिम्मेदारी जो लोग वहाँ पर लगे हुए थे, जो उसमें निर्माण जिस व्यवस्था में लगे हुए थे और उन्होंने ही हेड एंड कैमरा लगाया, उन्होंने ही एसआईटी की मांग की, तो वो चोर कहाँ से हो जाएंगे। हम 93 से अयोध्या में हैं और उनको देख रहे हैं। जब राम मंदिर आंदोलन था तो मंदिर में जा करके उन्होंने संतों में अलग जगाई और कुछ लोग पूरी अयोध्या के संत ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनको हटाया जाए, वो तो स्वयं एसआईटी की मांग कर रहे हैं। वो इस बात का कहाँ विरोध कर रहे हैं या ये बात कौन अस्वीकार कर रहा है कि वहाँ पर गलतियां नहीं हुई। जो ट्रस्ट में चंपत राय जी का जो इस्तीफा है संत समाज को स्वीकार नहीं है। ट्रस्टियों को चंपत राय जी का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। उनके द्वारा किए गए कीर्ति, उनके द्वारा किए गए त्याग, तपस्या, बलिदान यह अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है और विस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा वह निराधार है, निरर्थक है। उनको इसमें जो है किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं है। वो अपने आप में निष्कलंक है, निष्पाप है। उनकी भक्ति, उनकी समर्पण कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है। उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके एसआईटी का गठन कराया। वह अत्यंत जो है सरकार के द्वारा एसआईटी गठन प्रशंसनीय है, उनको संत समाज प्रशंसा करता है। एसआईटी जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस आय व्यय का ब्यौरा देने वाले एक व्यक्ति गोविंद देवगिरी है। उनकी बैठक जो 11 तारीख का नियत था 6 तारीख को होना, उनके मंतव्य, उनके स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह सब षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। सनातनियों को धूमिल नहीं किया जाए। संत समाज जो है पूर्ण रूपेण आहत है और संत समाज मांग करता है कि चंपत राय जी भाई साहब का इस्तीफा संत समाज का स्वीकार नहीं। सनातन धर्म संरक्षण समिति अर्थात सनातन बोर्ड जिसका निर्माण हो, जिसके अधीन सारी धार्मिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए और वह बोर्ड, वह समिति मान्यता प्राप्त हो, सबकी सहमति से हो। एतदर्थ संचालन के लिए सनातन धर्म संरक्षण समिति माने सनातन बोर्ड इसका निर्माण हो, विधिवत इसकी घोषणा हो और उसमें देश के सर्वमान्य जो निर्विवाद आचार्य हैं उनका समावेश हो। तात्पर्य क्या है? कमजोर कंधों पर भार नहीं रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस योग्य है, अर्थात जहां जहां वैकल्पिक व्यवस्था आप तैयार करेंगे वहां वहां ऐसा ही परिणाम आने वाला है। जो कुछ भी घट रहा है वो केवल घटने के लिए नहीं, कुछ घटाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया गढ़ने के लिए ही घट रहा है और अब वह नया अवश्य गढ़ा जाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के प्रकरण के बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक सशक्त निर्णय लेंगे। आइए अफवाहें ना फैलाएं, नेगेटिव नैरेटिव को ना फैलाएं, अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का गला ना घोटें। विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है कि हिंदू समुदाय को बदनाम करने की साजिश चल रही है। देश के राजनेताओं ने इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, सरकार, संगठन और ट्रस्ट इनके द्वारा देश की जनता को और भविष्य को पक्का न्याय मिलेगा, इस पर भरोसा करके प्रतीक्षा करनी चाहिए। वहां चढ़ावे में चोरी हुई तो किसको दुख नहीं हुआ?
किसको आघात नहीं हुआ। जिनके जिम्मे पैसे गिनने का काम था वही अपने कपड़ों में छुपा करके चोरी करते रहे। शर्मनाक है। दत्ता जी ने ये कहा है। फिर क्या होना चाहिए? तो ऐसे सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए और जेल जाने चाहिए। यह दूसरी बात कही है। तीसरी बात की इस घटना से शिक्षा लेकर के जल्दी से जल्दी वहां की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना। एक पैसे की भी चोरी नहीं हो सके ऐसे सिस्टम्स करना, अधिक से अधिक सुविधा मिले यात्रियों को इसकी व्यवस्था करना और वहां का वातावरण पवित्रता और आध्यात्मिकता का हो, ये आगे होना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के इतिहास में नारायण दत्त तिवारी के बाद लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। 4 जुलाई 2021 को वो राज्य की सत्ता पर काबिज हुए थे। तब से वो दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने और अगले 6 महीनों में होने वाले चुनावों में नए जनादेश के लिए जनता के बीच जाएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी समेत दूसरे मुद्दों के साथ अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर उन्होंने एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर पॉलिटिक्स अखिलेश शर्मा से बात की। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जब राज्यों के पुनर्गठन की बात होती है तो एक दलील ये भी दी जाती है कि राज्यों का पुनर्गठन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। उत्तराखंड की बात कर लीजिए। पिछले 26 साल में जब से राज्य की स्थापना हुई है, राज्य ने 10 मुख्यमंत्री देखे हैं। केवल एक ही मुख्यमंत्री हैं नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड भी तोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, वो 5 साल का लगातार कार्यकाल तो पूरा कर ही रहे हैं और साथ ही अगले 6 महीने बाद फिर से एक बार कोशिश करेंगे जनादेश लेने की। पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। धामी जी, बधाई हो आपको। लगातार 5 साल और एनडी तिवारी जी का रिकॉर्ड आपने तोड़ा है। किस तरह से देखते हैं आप? ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि छोटे राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता होती है, लेकिन लगातार 5 साल तक मुख्यमंत्री रहना, सबको लेकर साथ चलना, किस तरह से देखते हैं आप इसको? धन्यवाद अखिलेश जी। और देखिए, मैं ये जो भी कालखंड पूरा हुआ है, ये मैं उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन से संभव हुआ है। अनेक चुनौतियाँ, अनेक परेशानियाँ, आपदाओं का अवसर उत्तराखंड में हमेशा रहता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सभी चुनौतियों पर कोशिश की है कि हर चुनौती पर बेहतर काम करके दिखाएं और उसमें हम सफल भी रहे हैं। कोई बड़ी उपलब्धि आप बताना चाहें कि जो पिछले 5 साल में आपने, जिसमें कि लोगों के जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया हो? देखिए, अनेक उपलब्धियां राज्य को पहली बार उत्तराखंड में प्राप्त हुई हैं। चाहे वो यूसीसी का कानून पूरे भारत में सबसे पहले लागू करना हो, नकल का कानून लागू करना हो, उसके कारण से उत्तराखंड के अंदर 33,000 से भी अधिक हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरी पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर मिली हैं। अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 12,000 एकड़ से अधिक ज़मीनें अतिक्रमण मुक्त हुई हैं। दंगा रोकने का सख्त कानून बना है। मदरसा बोर्ड, उसको हमने समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा में बड़ा सुधार का हम कानून लेकर आए हैं। धर्मांतरण रोकने का कानून बनाया है। एसडीजी इंडेक्स में आज उत्तराखंड पूरे देश में पहले स्थान पर आया है। अनेक हमने कीवी के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाया है, मिशन शुरू किया है, एप्पल मिशन शुरू किया है, ड्रैगन नई नीति ले आए हैं, सघन नीति लाए हैं। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हमने आयोजित किया था और 3,55,000 करोड़ के हमारे एमओयू हुए थे। साधारण तरीके से माना जाता है कि एमओयू हो जाना सामान्य बात होती है, लेकिन उसको ग्राउंडिंग होना बड़ी बात होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई और 1 लाख करोड़ से भी अधिक की ग्राउंडिंग अभी तक हो चुकी है।
G20 के 3 कार्यक्रम हमारे, जिसमें वैश्विक लोगों ने भाग लिया, प्रतिनिधियों ने, उसकी मेज़बानी का अवसर मिला। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। ऐसे अनेक काम हैं। आज शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है। हमारे दूरस्थ क्षेत्र, चाहे वो आदि कैलाश हो जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, जहां पूरे वर्ष भर 500-700 लोग जाते थे, और इसी वर्ष 52,000 से भी ज़्यादा लोग पिछले 1.5 महीने में जा चुके हैं। 4 धाम यात्रा 40 लाख क्रॉस कर गई है 2 माह में। शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है। पूरे साल भर पर्यटन चलता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी 28 से अधिक बार प्रधानमंत्री के रूप में उत्तराखंड आ चुके हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं। हवाई सेवाएं हमारी हर ज़िले तक पहुंची हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं। रोड कनेक्टिविटी बढ़ी हुई है। रेलवे का क्षेत्र हो, रोपवे का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे बन जाने से एक तरह से ऐसा हो गया है कि देहरादून भी हमारे इसी NCR रीजन का एक पार्ट हो गया है। तो ऐसे अनेक काम हैं। मैं उनको कहूं कि अगर मुझे लगता है कि काफ़ी समय लग जाएगा, आपके और अन्य भी प्रश्न होंगे। बिल्कुल, काफ़ी बड़ी फहरिस्त है आपकी उपलब्धियों की। लेकिन आपने UCC का नाम लिया, शुरुआत में कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, और हमने देखा कि एक तरह का मॉडल लॉ बना है। अब अन्य राज्यों में भी उसी तरह के कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन UCC लागू करने से राज्य के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, ये अगर आपसे पूछा जाए कि इससे क्या ऐसा परिवर्तन हो गया उनके जीवन में, जिससे उनको लगे कि हाँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार है? देखिए, सभी को एक तो जो न्याय मिलने की प्रक्रिया है वो तेज़ हुई, समानता का अधिकार मिला। और हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है, जहाँ हर परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है। 4 धाम यहाँ हैं, आदि कैलाश यहाँ हैं, और गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, देवभूमि उत्तराखंड उनका उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। देवभूमि का देवत्व तो बना रहना चाहिए। और मुस्लिम महिलाओं को, उनको भी समानता का अधिकार मिले। जो बहु विवाह है, इद्दत है, हलाला है, इस प्रकार की 3 तलाक जैसी जो कुरीतियाँ हैं, उन सब से कहीं ना कहीं सम्मान से जीने का अधिकार मिला है। एक उत्तराधिकार का अधिकार अच्छा मिला है। तो सबकी सुरक्षा के लिए कानून आया है, और उसका एक व्यापक असर दिखाई दे रहा है। बहुत सकारात्मक परिवर्तन है, और उसी जो उत्तराखंड में हुआ है, अब अन्य राज्य भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की, तो इससे क्या लगता है आपको, कैसे उनको अधिकार मिला? कोई मापने का आपका तरीका है जिससे आपको लगा कि हाँ उनको किसी को अधिकार मिला है, या कुछ इस तरह के मामले सामने आए जिसमें महिलाओं ने कहा कि हमें इससे समान नागरिक संहिता आने से हमें लाभ मिला? नहीं, बिल्कुल मिला है। और कुछ मामलों में लोगों ने कहीं ना कहीं जो कानून बनाया उस कानून को न मानकर आगे बढ़कर उसको तोड़ने का काम करने का प्रयास किया है। तो उस पर कार्रवाई की है, हमने तत्काल कार्रवाई की है। और लोगों, मुस्लिम महिलाओं के अंदर भी आज एक सुरक्षा का भाव आया है। पर ये धामी जी आलोचना होती है UCC की कि ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए भेदभाव पैदा करने की कोशिश है, उनको निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। क्या इससे हिंदुओं को भी कुछ फ़ायदा हुआ UCC बनने से? देखिए, जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथी जब ये संविधान बना रहे थे, तो उसमें प्रावधान है। और समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने भी, चाहे वो सायरा बानो प्रकरण हो या अन्य प्रकरण हो, उन सभी प्रकरणों में राज्यों को निर्देशित किया है कि ये समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और हम उसी दिशा में आगे बढ़े। हमने संविधान का, और उत्तराखंड की जनता ने जो हमको जनादेश दिया, हमने उनके सामने उनको वचन दिया था कि नई सरकार आएगी तो हमारी सरकार बनते ही हम ये कानून लागू करेंगे। हमने अपना वचन निभाया। पर इसमें आदिवासियों को बाहर रख दिया गया। अन्य राज्यों में भी ये कहा गया है, केंद्र सरकार की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। हमारे यहाँ पर जो परिस्थिति थी वो ये थी कि जो हमारे जनजाति के ट्राइबल्स के लोग थे, उनके बीच में हमारी ड्राफ्ट कमेटी गई थी, उनके सम्मेलन किए थे। उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय दे दीजिए, और भारत के संविधान में प्रिविलेज है, उसके आधार पर उनको प्रिविलेज दिया गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो विकास की आपने कई सारी बातें बताई कि ये उपलब्धियां आपकी हैं, लेकिन उत्तराखंड को लेकर के आपने खुद भी कहा कि कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं। संतुलन जो है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए, वो डिस्टर्ब होता रहा है कि एक तरफ विकास भी हो लेकिन उस विकास की कीमत प्रकृति को चुकानी पड़े। तो ये संतुलन कैसे बने, इस पर आप लोग क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम इकोलॉजिकल विकास के पक्षधर हैं और हमारा मॉडल भी वही है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए, हमारी विरासत भी बढ़नी चाहिए। और आज की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के अनुरूप विकास का मॉडल बनना चाहिए, वो हमने अपनाया हुआ है। तो विकास और विरासत दोनों, ये संतुलन कैसे बनेगा? आपकी तो विरासत तो खैर है ही, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, वहाँ तो देश भर से, विदेशों से लाखों लोग आते हैं हर साल, तो उनको भी सब सुख सुविधाएं मिले, लेकिन उसकी कीमत पहाड़ों को ना चुकानी पड़े। नहीं, बिल्कुल उसी आधार पर काम कर रहे हैं। आप आज आदि कैलाश क्षेत्र में आप जाएंगे तो सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जो पहले से जो पुराने समय से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे होम स्टे बने हुए हैं, होम स्टे जैसे छोटे मकान बने हुए हैं, आज लोग आ रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं और हम भी उसी मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत आधुनिकता न करते हुए सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, पहाड़ों में भी विकास होना चाहिए, लेकिन प्रकृति का ख्याल रखते हुए। तो आपने ये तो आलोचना सुनी होगी कि जो 4 धाम के लिए राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, इससे पहाड़ों पर असर पड़ रहा है, इसी कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। देखिए, जो जिन लोगों के समय में लंबे समय तक 4 धाम जाने के लिए बहुत कठिन मार्ग हुआ करते थे, पहाड़ों में सुविधाएं नहीं होती थी, और जिनको अब लगता है कि विकास तेज गति से हो रहा है, तो इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें करते हैं। लेकिन वो सारे मानक होते हैं। आज पर्यावरण के भी मानक हैं, एनजीटी के भी मानक हैं, उन मानकों के आधार पर ही काम होता है और सुरक्षा के मानक भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बेबुनियाद बातें हैं। विकास अगर नहीं होगा तो क्या लोग पहाड़ों में क्या करेंगे? तो इसलिए पलायन होगा। आपने देखा कि पलायन होता है, उत्तराखंड का इतिहास है। पलायन एक बड़ी चुनौती हमेशा से रहा है, लेकिन अब इधर के सालों में अब रिवर्स पलायन हो रहा है। लोग देश और दुनिया में जिन्होंने बड़े अनुभव लिए हैं, अच्छी जगह पर सर्विस की है, अब वो आकर जो है कोई गांव में अपना होम स्टे चला रहा है, कोई बागवानी के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहा है, और बड़ी संख्या में अब रिवर्स पलायन हो रहा है। लोग अपने पैतृक गाँवों को वापस लौट कर आ रहे हैं। तो आपकी सरकार एनकरेज कर रही है इसके लिए? कुछ योजनाएं वगैरह हैं? बिल्कुल, हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। इसमें अनेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं हम। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, पंडित दीनदयाल होम स्टे योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं। उन योजनाओं के माध्यम से, और सब्सिडी का भी हमने प्रावधान किया हुआ है, और सरकार पूरी तरह से इसको बढ़ा रही है आगे। तो इसी में अगर हम बात करें भूमि कानून की, कि ये मांग भी होती थी कि जो बाहर के लोग हैं वो आकर के वहाँ पर ज़मीन ना खरीद पाएँ, खेती ना कर पाएँ, इसके लिए स्थानीय लोगों की ओर से डिमांड होती थी कि भाई बाहर से लोग ना आए क्योंकि उनके हक छिनता है। इसके लिए आपने कानून भी बनाया, लेकिन फिर भी क्या उसके वायलेशन होता है, उसके कारण शिकायतें आती हैं? नहीं, कानून हमने जनता की मांग पर कानून बनाया है, सख्त भूमि का कानून बना दिया, और कहीं वायलेशन अभी ऐसी कोई बीच में कुछ वायलेशन के प्रकरण आए थे, वो भूमि सरकार में निहित कर दी गई है, और आगे भी कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो यानी स्थानीय लोगों के जो अधिकार है वो सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप कोई औने पौने में जो है वहाँ की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द नहीं कर पाएगा, और पहाड़ों की ज़मीनें बचेंगी, और जो भविष्य के लिए भी जो है एक अच्छा सुधार है और सुरक्षा भी है भावी पीढ़ियों के लिए। रामी जी, जब आपकी सरकार आई थी तो आपने नकल को लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बनाया था कि नकल नहीं होनी चाहिए, सख्त सज़ा होनी चाहिए। उसकी क्या स्थिति, क्या उसका ज़मीन पर कुछ लाभ मिला है कि छात्रों में नकल रुकी हो? कि नकल का कानून हम लेकर आए, और वो नकल का कानून पूरे भारत का सबसे सख्त नकल कानून है, जिसमें उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है, और इसमें हमने 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और इस नकल कानून के आने के बाद 33,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं, और बिना पर्ची, बिना खर्ची के, बिना किसी भ्रष्टाचार के ये भर्तियां संपन्न हुई हैं, पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर। एक प्रकरण आया था कि जिसमें बहुत हल्ला मचा देश में, ये पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। वो पेपर लीक नहीं था, वो नकल का मामला था। एक सेंटर पर जानबूझकर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश थी, और चूँकि पेपर शुरू होने के बाद लगभग 35 मिनट के बाद 11 बजे पेपर शुरू होता है, और 11:35 पर कुछ प्रश्न उस पेपर के मोबाइल में फ़ोटो खींच के बाहर डाल दिए जाते हैं। लेकिन बाद में छात्रों का
भी आंदोलन भी हुआ। मैं स्वयं उनके पास में गया। उनकी जो मांग थी कि भाई इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए, परीक्षा निरस्त भी कर दी और सीबीआई जांच भी हमने उसमें कर दी थी और पूरी तरह से मतलब पारदर्शी प्रक्रियाएं हुई हैं सभी। तो पेपर लीक अब नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पेपर लीक कोई एक भी नहीं हुआ। पर आंदोलन तो होते हैं कि पेपर लीक, जैसे आपने देश के दूसरे हिस्से में देखा होगा कि हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, महाराष्ट्र में भी एक पेपर लीक हुआ। उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक का एक भी प्रकरण पिछले 4 सालों में नहीं आया है। महिलाएं जो हैं, अगर हम बात करें, जो उत्तराखंड अलग बना उसके लिए महिलाओं ने बहुत बड़ी उसमें भूमिका निभाई और महिलाएं एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तराखंड की रीढ़ हैं। उनके लिए आपने पिछले 5 साल में आपकी सरकार में क्या किया है? देखिए, महिलाएं हमेशा से हमारी प्राथमिकता में रही हैं और उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो, उत्तराखंड की घर परिवारों को चलाना हो, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे यहाँ अधिकतर परिवार पहले फौज से जुड़े हैं, फौज में जाते हैं, लेकिन घर चलाने का काम महिलाएं करती हैं। मैंने स्वयं अपनी माँ को देखा है बचपन से कि कैसे वो घास काटने जाती थी, लकड़ी लेने जाती थी, खेती करती थी, गाय भैंस के लिए काम करती थी और उसके बाद घर भी चलाती थी। लेकिन आज उत्तराखंड में 2,65,000 महिलाएं हमारी लखपति दीदी बन चुकी हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, जिसमें अधिकतर महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पाद आज देश और दुनिया में जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आज बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। होम स्टे अधिकतर चलाने का काम महिलाएं कर रही हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में हैं, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हैं। तो महिलाओं के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि, और उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरियों में भी हमने 30% का आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है, जिससे कि महिलाएं जो हैं हमारी सरकारी नौकरियों में भी बड़ी भागीदारी उनकी हो जाए। सहकारी समितियों में भी हमने आरक्षण 30% से अधिक किया है, 33% का आरक्षण लागू किया है। तो महिलाएं हमारी प्राथमिकता है और राज्य की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको चलाने में बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का है। और एक अन्य राज्यों में कुछ चुनावी वादे किए गए, बीजेपी ने भी किए कि हर महीने हम इतना पैसा देंगे महिलाओं को अगर हम सत्ता में आते हैं, फिर आने के बाद देना भी शुरू किया गया है। कुछ वैसी भी आपकी योजना दिमाग में है क्या? देखिए, हमने पिछले चुनाव में जितनी भी वायदे किए थे उसमें से अधिकांश पर हमने काम कर लिया है। हमने पिछली बार कहा था कि जो हमारे अंत्योदय के परिवार हैं उनको 1 साल में 3 सिलेंडर रिफ़िल करके मुफ्त में जो है हम देंगे और आज हम कर रहे हैं। लगभग 2 लाख करीब ऐसे परिवार हैं, उनको वर्ष भर ये योजना मिल रही है। अन्य भी जो हमने वचन दिए थे या हमारा जो संकल्प पत्र जारी हुआ था वो सभी पर काम कर रहे हैं और आगे भी महिलाओं के लिए हमारी हमेशा से महिलाएं प्राथमिकता में रही हैं, तो आगे भी रहेंगी। क्या भविष्यवाणी है आपकी विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, विधानसभा चुनाव मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने सारे काम हुए हैं जो उत्तराखंड में एक नया परिवर्तन लेकर आए हैं, जीवन लोगों का सरल बनाया है। चाहे कोई क्षेत्र ऐसा हो, रोड हो, रेल हो, रोपवे हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, नौजवान युवाओं को रोजगार से जोड़ना हो, सीमांत क्षेत्रों में हमारी पर्यटन को बढ़ाना हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हो, औद्योगिक क्षेत्र में काम हो, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को जब से वो 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार बने, तब से लेकर वहाँ की जनता ने हमेशा उनको अपना आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। तो धामी जी के 5 साल, क्या अगले और 5 साल हम देखेंगे? देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने हमेशा मौका दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से आगे बढ़ा पाऊँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धामी जी। जी, बहुत धन्यवाद आपका।